प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे ज्ञान गुरु हिंदी 97 ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास के माध्यम से हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन पर आधारित अपना यह क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो यदि आपको हमारा क्लास पसंद आए तो आप हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट भी करें। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपको हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन पढ़ाने चल रहे हैं और आप इसको मनोरंजन की दृष्टि से पढ़ते रहें, आनंद लेते रहें और अपने मित्रों तक इसको अधिक से अधिक पहुंचाने का प्रयास भी करते रहें। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में दिख रहा होगा, यानी वीडियो में आपको दिख भी रहा होगा कि बोर्ड पर लिखा गया है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। तो आप ये समझिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन की परंपरा तो 1839 ईस्वी में फ्रांसीसी विद्वान गार्सा द तासी के द्वारा प्रारंभ हो गई थी। उसके बाद उन्हीं के इतिहास ग्रंथ का 1848 ईस्वी में जो है हिंदी अनुवाद भी किया गया मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा तज़किरा सुराई के नाम से। उसके बाद शिव सिंह सेगन ने भी शिव सिंह सरोज नामक इतिहास ग्रंथ लिखा, लेकिन उसमें भी काल विभाजन का जिक्र नहीं किया। और हिंदी के पहले इतिहास ग्रंथ में भी काल विभाजन का कहीं पर जिक्र नहीं हुआ है। और काल विभाजन का जो प्रथा है या काल विभाजन की जो परंपरा है वह जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा प्रारंभ की गई थी। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ में। तो आइए हम पहले देखते हैं कि पहला काल विभाजन किसके द्वारा किया गया और किस ग्रंथ में किया गया है। देखिए, इतिहास तो हिंदी का पहला गार्सा द तासी ने लिखा, उसके बाद शिव सिंह सेंगर ने लिखा, उसके बाद फिर क्या है मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा, उसके बाद फिर इतिहास लिखने की परंपरा इसे चलती रही। लेकिन काल विभाजन का जो प्रारंभ यानी काल विभाजन जो किया गया, कवियों को काल के आधार पर जो स्थान दिया गया वह स्थान जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया है। तो आइए हम काल विभाजन पढ़ते हैं। देखिए, पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा था इसको तो आप जानते हैं कि पहला इतिहास ग्रंथ जो लिखा गया था, हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ था, वह कौन सा था। तो पहला इतिहास ग्रंथ था इस्तवार द ला लित्रिउतर हिंदुस्तानी। ठीक, और ये कब था? ये था सन 1839 ईस्वी में। ठीक, ये कब था? 1839 ईस्वी में। और ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था गार्सा द तासी के द्वारा। गार्सा द तासी। ठीक, इसके लेखक कौन से? गार्सा द तासी थे। ठीक, और इस ग्रंथ में काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं है, कोई भी प्रयास नहीं है। ठीक, कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। मतलब गार्सा द तासी ने हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ तो लिखा 1839 में, लेकिन काल विभाजन नहीं किया। इतिहास तो लिखा लेकिन काल विभाजन नहीं किया। उसके बाद दूसरा इतिहास ग्रंथ फिर कब लिखा गया? दूसरा इतिहास ग्रंथ लिखा गया
मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा, मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा लिखा गया, मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा लिखा गया। इनका इतिहास ग्रंथ कौन सा था? इनका इतिहास ग्रंथ था तज़किरा सासुरा, तज़किरा-ई सासुरा, सासुअरारी, ये था। ठीक, और ये कब था? ये था 1800 ये कब था? 1848 में, 1848 ईस्वी में। ठीक, ये अनुवाद था, ये अनुवाद नामक इतिहास ग्रंथ है। और किसका? गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ का ही अनुवाद है। उसके बाद तीसरा फिर क्यों किसके द्वारा लिखा गया? तीसरा लिखा गया जो है वह ठाकुर शिव, यानी क्या, तीसरा ग्रंथ जो लिखा गया वह लिखा गया ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा। तीसरा लिखा गया ठाकुर शिव, तीसरा इतिहास ग्रंथ लिखा गया ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया है। और इनका इतिहास ग्रंथ कौन सा था? शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज। और शिव सिंह सरोज इसमें भी ना इसमें ठीक है, इसमें भी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं है। मतलब इसमें भी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं, इसमें भी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। ठीक, यानी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। उसके बाद चौथा इतिहास ग्रंथ लिखा गया, यानी चौथा इतिहास ग्रंथ जो लिखा गया वह लिखा गया किसके द्वारा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। ठीक, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा यानी लिखा गया इतिहास ग्रंथ। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया, यानी जो इतिहास यानी क्या है, इतिहास ग्रंथ है, उस इतिहास ग्रंथ का नाम है द मार्डन वर्नाक्यूलर लिटरेचर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और इसी इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया गया है। मतलब इसी इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया गया है। मतलब हिंदी में काल विभाजन की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई है? तो यहीं से हुई है। ठीक, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा हिंदी में काल विभाजन की परंपरा प्रारंभ हुई है। ठीक, और यह अंग्रेजी भाषा में रचित है। इसकी कुछ और विशेष बिंदु देखिए, यह अंग्रेजी भाषा में रचित इतिहास ग्रंथ है। अंग्रेजी भाषा में रचित ये इतिहास ग्रंथ है। मतलब ये अंग्रेजी भाषा में रचित इतिहास ग्रंथ है जिसमें, ठीक है ना,
जिसमें 952 कवियों को स्थान जिसमें हिंदी के 952 कवियों को स्थान दिया गया है। कवियों को स्थान दिया गया है। मतलब द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी के 952 कवियों को स्थान दिया गया है। ठीक है, और पहला इतिहास ग्रंथ है। और ये क्या है? काल विभाजन का पहला इतिहास ग्रंथ है। मतलब काल विभाजन का पहला इतिहास ग्रंथ है और इसमें कुल 12 अध्याय हैं। इसमें कुल कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। ये कुछ विशेष तथ्य थे, इन तथ्यों को हम देखते चलेंगे। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं, इस क्लास में क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला इतिहास ग्रंथ तो गारसा दत्तासी ने लिखा, दूसरा मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा, तीसरा कैसिव सिंह सेंगर ने लिखा। लेकिन इन तीनों ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। काल विभाजन का प्रयास किया है तो क्या है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया है। किस ग्रंथ में किया है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। ठीक, तो हम अब हिंदी के पहले काल विभाजन हम पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी के पहले इतिहास का काल विभाजन पढ़ेंगे। थोड़ा इसको हम रिपीट कर लेते हैं एक बार। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी 1839 में गारसा दत्तासी के द्वारा लिखा गया। ये प्रथम इतिहास ग्रंथ है। इसको आप समझ लीजिए, प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ठीक, ये प्रथम इतिहास ग्रंथ है हिंदी का। उसके बाद दूसरे, जिसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। दूसरा, मौलवी करीमुद्दीन तस्किरा ई ससुआरा ई 1848 में अनुवाद। ये गारसा दत्तासी के ही इतिहास का अनुवाद है। उसके बाद ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा। काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं। मतलब प्रथम तीन ग्रंथों में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। चौथा जो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसी में काल विभाजन का प्रयास किया गया है। तो अब हम यानी क्या, जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन देखेंगे। ठीक है, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा हिंदी का जो काल विभाजन किया गया, उस काल विभाजन को हम देखेंगे कि इनका काल विभाजन कौन सा है। इन्होंने अपने ग्रंथ में काल विभाजन किया है तो कौन कौन से कालों को स्थान दिया है। ठीक, तो हम यहाँ पर देखेंगे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार काल विभाजन। एक हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, पहला काल विभाजन है। तो यानी क्या है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का काल विभाजन। ठीक, यानी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का काल विभाजन हम पढ़ने चले हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ने चले हैं? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का काल विभाजन हम इसमें पढ़ने चल रहे हैं। ठीक, तो पहला, अब इनका हम थोड़ा इतिहास ग्रंथ भी साथ में देखते चलेंगे कि किस इतिहास ग्रंथ में इन्होंने काल विभाजन किया है। तो इनका जो इतिहास ग्रंथ है, यानी इनका जो इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इनका इतिहास ग्रंथ क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर
ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसी इतिहास ग्रंथ में, ठीक है, इतिहास ग्रंथ में जो काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया गया है, मतलब इसी इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया गया है, जिसमें इतिहास को, मतलब हिंदी के इतिहास को 11 कालखंडों में विभाजित किया गया है, 11 कालखंडों में विभाजित किया गया है, जो निम्नलिखित है। अब देखिए इनका पहला क्या है, पहला काल विभाजन क्या है, तो देखिए पहला काल विभाजन इनका जो है वह है क्या, चारण काल। क्या है, चारण काल है, और इसकी जो समय सीमा है वह क्या है, 700 से ईस्वी से, ठीक है, 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक इसकी। दूसरा जो है 15वीं सदी का पुनर्जागरण, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, यानी क्या, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, या पुनर्जागरण कह लीजिए तो भी चलेगा, या काल, ठीक। उसके बाद तीसरा जो काल विभाजन इनका है, तीसरा है जायसी की प्रेम कविता, मतलब जायसी की प्रेम कविता, मतलब जायसी की क्या है, प्रेम कविता। उसके बाद फिर क्या, चौथा काल विभाजन, मतलब ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय, ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय, और इसकी समय सीमा क्या है, 1500 से 1600 ईस्वी तक, ठीक, 1500 से 16। उसके बाद पांचवा जो है वह क्या है, मुगल दरबार। छठा क्या है, छठा इसी में तुलसीदास, सातवां जो है रीति काव्य है, रीति काव्य, और रीति काव्य की जो समय सीमा है 1580 से, ठीक, 1580 से 1692 ईस्वी तक, ठीक है, 1580 से 16। उसके बाद 8वां क्या है, तुलसी के अन्य प्रवर्ती, तुलसी के
अन्य प्रवर्ती, तुलसी के अन्य प्रवर्ती। उसके बाद 9वां कालखंड कौन सा है इनका? 9वां कालखंड है 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी। उसके बाद फिर क्या है? 10वां क्या है? 10वां जो है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। इसकी समय सीमा है 1800 से 1857 ईस्वी। ठीक। उसके बाद 11वां जो है इनका, वह क्या है? विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये तो था जो है डॉक्टर अब्राहम ग्रियर्सन का काल विभाजन। एक बार इसको हम रिपीट करते हैं। देखिए, आज हम काल विभाजन में पहला काल विभाजन अब्राहम ग्रियर्सन का पढ़ रहे हैं। यह पेज नंबर 2 है। इसके पहले हमने और देखा है पेज नंबर 2। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का काल विभाजन देख रहे हैं, और इनका जो ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, में काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया गया। काल विभाजन का पहला प्रयास कहाँ किया गया था? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में किया गया था। और उस इतिहास में जो है कितने, यानी क्या है, इतिहास को कितने कालखंडों में? तो 11 कालखंडों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। जिसमें पहला है चारण काल 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। तीसरा है जायसी की प्रेम कविता। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, यानी ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय 1500 से 1600 ईस्वी तक। उसके बाद फिर क्या? छठा मुगल दरबार, ठीक है, पांचवा मुगल दरबार। छठवां काल विभाजन है तुलसीदास। अगला है रीति काव्य 1580 से 1692 ईस्वी तक। तुलसी के अन्य परिवर्ती 18वीं शताब्दी। उसके बाद 10वां काल विभाजन है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, जिसकी समय सीमा 1800 से 1857। उसके बाद 11वां है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? हमने यहाँ पर पढ़ा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का काल विभाजन। थोड़ा इसको याद करने का हम ट्रिक याद कर लेते हैं। ट्रिक कौन सा हो सकता है? हम यहाँ पर ट्रिक देखेंगे। ट्रिक होगा सीपी जा ब्रज मत, सीपी जा ब्रज मत ऋतु आओ आक बीटो बिकटो। ठीक, ये सूत्र है, यानी ट्रिक है। सी से हो गया चारण काल, पी से हो गया 15वीं शताब्दी, जा से हो गया जायसी, ब्रज से हो गया ब्रज का कृष्ण समुदाय, माँ से हो गया मुगल दरबार, ता से हो गया तुलसीदास, री से हो गया ऋतु काव्य, तू से हो गया तुलसी के अन्य प्रवर्ती, आ से हो गया क्या? 18वीं शताब्दी। देखिए 18वीं शताब्दी। और का से हो गया कंपनी के, और विक्टो से हो गया विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो ये हमारा ट्रिक है, ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद अगला हम काल विभाजन देखेंगे, यानी जो पहला काल विभाजन था हिंदी का हमने देख लिया। दूसरा यानी इसके बाद अगला काल विभाजन किसने किया है, तो उस काल विभाजन को भी हम इसी में देखेंगे। तो अगला काल विभाजन किसका है? तो अगला काल विभाजन मिश्र बंधुओं ने किया है। हिंदी में अगला काल विभाजन जो है किसके द्वारा किया गया है? तो अगला काल विभाजन मिश्र बंधुओं के
द्वारा किया गया है। ठीक, तो मिस्र बंधुओं के द्वारा अगला काल विभाजन कौन सा किया गया है उसको हम देखेंगे कि उनका काल विभाजन कौन सा है। तो ये तो पेज नंबर अब हो जाएगा क्या, ये पेज नंबर हो जाएगा 3। कौन सा पेज नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा पेज नंबर 3 हो जाएगा, जिसमें हम देखेंगे क्या, मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। हेडिंग डाल लेते हैं, मिस्र बंधुओं, मिस्र बंधुओं का काल विभाजन, मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। ठीक, मिस्र बंधुओं का काल विभाजन देखेंगे। और मिस्र बंधुओं ने कौन कौन से यानी कितने काल खंडों में बांटा है इतिहास को, यानी इसको भी हम देख लेंगे। मिस्र बंधुओं ने 5 काल खंडों में बांटा है। ठीक ना, मिस्र बंधुओं का काल विभाजन हम देख रहे हैं। तो मिस्र बंधुओं ने 5 काल खंडों में 5 काल खंडों में, ठीक है ना, 5 काल खंडों में इतिहास को विभाजित किया, 5 काल खंडों में इतिहास को विभाजित किया है। और इनका ग्रंथ क्या है आप जानते हैं, मिस्र बंधु विनोद है। इनका इतिहास ग्रंथ कौन सा है, मिस्र बंधु विनोद है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन स्थान नहीं है तो ये क्या है, यहाँ लिख देते हैं मिस्र बंधु, मिस्र बंधु विनोद, इनका इतिहास ग्रंथ है। ठीक, इनका इतिहास ग्रंथ कौन सा है, मिस्र बंधु विनोद है। ठीक, उसके बाद अब देखिए इनका हम काल विभाजन देखते चलते हैं। इन्होंने आदिकाल को आदिकाल ना कह करके आरंभिक काल कहा है। ठीक है ना, क्या कहा है, तो इनको इनका जो पहला काल विभाजन है वह क्या है, इसको हम थोड़ा देखेंगे। इन्होंने क्या कहा है, आरंभिक काल, क्या कहा है, आरंभिक काल, आरंभिक काल। ठीक, आरंभिक काल। और आरंभिक काल इसकी जो यानी आरंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है। आरंभिक काल को यहाँ पर मिस्र बंधुओं ने 2 भागों में विभाजित किया है। ठीक, तो यानी आरंभिक काल को 2 भागों में विभाजित किया, तो इसको भी हम विभाजित यानी इनका भी हम यहाँ पर विभाजन देखते चलेंगे। तो पहला जो है इनका काल विभाजन वह यानी क्या है, पूर्व आरंभिक, पूर्व आरंभिक काल, पूर्व आरंभिक काल। ठीक, इसकी जो समय सीमा मानी है वह मानी है विक्रमी संवत, ठीक है ना, विक्रमी संवत 700 से 1343 विक्रमी संवत। ठीक, यानी 700 से 1343 विक्रमी संवत। दूसरा जो है, ये तो पहला था, उसके बाद दूसरा यानी इसी में दूसरा क्या है इनका, यानी आरंभिक काल को 2 भागों में विभाजित किया है, पूर्व आरंभिक काल और क्या है, उत्तर आरंभिक काल। उत्तर आरंभिक, उत्तर आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल। इसकी समय सीमा विक्रमी संवत 1344 से, मतलब 1344 से 1444 विक्रमी संवत। ठीक, ये हो गया। उसके बाद अब इसको हम क्या ब्रैकेट में समझते चलते हैं, यानी ये हो गया क्या, ये हो गया क्या, आदिकाल, ये हो गया क्या, आदिकाल। उसके बाद दूसरा काल विभाजन इनका जो है, दूसरा जो काल विभाजन है, दूसरा काल विभाजन है वह क्या है, माध्यमिक काल, माध्यमिक, माध्यमिक काल।
ठीक है, माध्यमिक काल है। दूसरा काल विभाजन। अब माध्यमिक काल को आप समझिए भक्ति काल। क्या है? भक्ति काल। ठीक। और यानी जैसे इसको डिवाइड किया वैसे इसको भी दो भागों में विभाजित किया है। ठीक है ना, इसको भी दो भागों में। तो इसमें पहला जो हो जाएगा वह हो जाएगा क्या? इसमें पहला हो गया यानी क्या? पूर्व माध्यमिक काल। पहला हो जाएगा क्या? पूर्व माध्यमिक, पूर्व माध्यमिक काल। इसकी समय सीमा विक्रमी संवत 1445 से 1560 विक्रमी संवत। ठीक। उसके बाद दूसरा फिर है इसी में। दूसरा कौन सा है? यानी दूसरा इसी में यानी क्या? प्रौढ़ माध्यमिक काल। प्रौढ़ माध्यमिक, प्रौढ़ माध्यमिक काल। ठीक। प्रौढ़ माध्यमिक काल, इसकी समय सीमा यानी विक्रमी संवत 1561 से 1680 ईस्वी तक। मतलब 1561 से 1680 विक्रमी संवत तक। ठीक है, विक्रमी संवत तक। उसके बाद तीसरा जो काल विभाजन है इनका, ठीक है ना, तीसरा जो काल विभाजन है, तीसरा भी हम काल विभाजन देखते चलेंगे। तीसरा हो जाएगा क्या? अलंकृत काल। यानी क्या? अलंकृत, ठीक है ना, अलंकृत काल। अलंकृत काल, काल इसको आप कह लीजिए क्या? रीति काल। रीति काल, अलंकृत काल। इसको भी दो भागों में बांटा है। पहला इसमें हो जाएगा पूर्व अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल। इसकी समय सीमा क्या है? यानी इसकी जो समय सीमा है वह है क्या है? 1681 से विक्रमी संवत 1681 से 1790 विक्रमी संवत। विक्रमी संवत। उसके बाद यानी क्या है? उत्तर अलंकृत काल। दूसरा जो है क्या? उत्तर अलंकृत काल। उत्तर अलंकृत काल, इसकी समय सीमा विक्रमी संवत 1791 से 1889 विक्रमी संवत। ठीक। उसके बाद इसी में अगला जो चलता है वह है चौथा कौन सा है? परिवर्तन काल। परिवर्तन काल, इसको संक्रांति काल कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? संक्रांति काल। इसको संक्रांति काल। इसकी समय सीमा 1890 या 1890 से विक्रमी संवत, विक्रमी संवत 1890 से 1925 विक्रमी संवत। ठीक। उसके बाद अंतिम जो है पांचवा, वह क्या है? पांचवा जो है वह क्या है? वर्तमान काल। वर्तमान काल।
वर्तमान काल है। इसको आप कह सकते हैं क्या, आधुनिक काल। इसको आधुनिक काल, इसकी जो समय सीमा है वह है क्या, विक्रमी संवत 1925 से अब तक। यानी ये जो अभी हमने पढ़ा ये क्या है, मिस्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया दूसरा काल विभाजन है। ठीक है, ये कौन सा है, ये दूसरा काल विभाजन है। तो एक बार इसको हम रिपीट करते हैं। यानी उसी काल विभाजन में हम अब किसको पढ़ रहे हैं, मिस्र बंधुओं का काल विभाजन पढ़ रहे हैं। तो मिस्र बंधुओं ने कौन कौन सा काल विभाजन किया है, तो मिस्र बंधु का काल विभाजन, इन्होंने 5 काल खंडों में इतिहास यानी हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया है। और किसमें किया है, तो इनका इतिहास ग्रंथ है कौन सा, इनका इतिहास ग्रंथ है मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद में इन्होंने इतिहास के कालखंड, इतिहास को हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालखंडों में विभाजित किया है। और 5 कालखंडों में विभाजित करते हुए उनके भी उपकाल विभाजन किए हैं। देखिए, पहला जो है आरंभिक काल, इसको क्या कह सकते हैं, आदिकाल की संज्ञा दे सकते हैं। तो आरंभिक काल को 2 भागों में बांटा है। पूर्व आरंभिक काल, जिसकी समय सीमा विक्रमी संवत 700 से 1343 विक्रमी संवत तक माना है। उसके बाद उत्तर आरंभिक काल, विक्रमी संवत 1344 से 1444 विक्रमी संवत तक। उसके बाद दूसरा काल विभाजन है माध्यमिक काल, या इसी को भक्ति काल भी कह सकते हैं। यानी माध्यमिक काल को 2 भागों में विभाजित किया है। तो पहला क्या है, इसमें पूर्व माध्यमिक काल, विक्रमी संवत 1445 से 1560 विक्रमी संवत तक। उसके बाद क्या है, प्रौढ़ माध्यमिक काल, इसकी यानी क्या, प्रौढ़ माध्यमिक काल विक्रमी संवत क्या 1561 से 1600 विक्रमी, यानी क्या 1680 विक्रमी संवत तक। उसके बाद अगला है अलंकृत काल। अलंकृत काल को रीति काल भी कहा जा सकता है। या जैसे पूछेगा आदिकाल के, यानी आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा, मिस्र बंधु ने कहा। उसके बाद अलंकृत काल है, तो पूर्व अलंकृत काल विक्रमी संवत 1681 से 1790 विक्रमी संवत तक। और क्या उत्तर अलंकृत काल विक्रमी संवत 1791 से 1889 विक्रमी संवत तक। उसके बाद 5वां जो है परिवर्तन काल, इसको संक्रांति काल कहा जा सकता है, 1890 से 1925 विक्रमी संवत तक। उसके बाद वर्तमान काल, जिसको आप आधुनिक काल भी कह सकते हैं, विक्रमी संवत 1925 से आज तक जो ये चल रहा है, ये सब क्या है, आधुनिक काल है मिस्र बंधुओं के अनुसार। तो यहाँ पर हमने क्या है, मिस्र बंधुओं का काल विभाजन पढ़ा। ये पेज नंबर 3 था। तो पेज नंबर 4 में हम जो है पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो काल विभाजन किया गया है 1929 ईस्वी में, यानी हिंदी शब्द सागर की भूमिका जो बाद में इतिहास ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध हुई थी, उसमें जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा काल विभाजन किया गया है, उस काल विभाजन को हम पढ़ेंगे। तो ये तो था मिस्र बंधुओं के द्वारा काल विभाजन। अब हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा काल विभाजन कौन सा किया गया है। ठीक है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो काल विभाजन किया गया है। प्रिय मित्रों एवं विद्यार्थियों, यदि आपको हमारा पढ़ाया समझ में आ रहा है, कुछ आपको मनोरंजन, ज्ञान रूपी मनोरंजन दे रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक क्या है, और अधिक से अधिक इसको अपने मित्रों तक भेजने का भी आप प्रयास करें। ठीक, तो आइए हम हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन में, यानी क्या हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन पढ़ रहे हैं। इतिहास
का काल विभाजन हम पढ़ रहे हैं। ठीक, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास का हम क्या पढ़ रहे हैं? काल विभाजन पढ़ रहे हैं। तो इसमें अगला जो काल विभाजन हम पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे? अगला काल विभाजन हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन हम पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए हम अगला पढ़ते हैं। यानी क्या है जो है तीसरा काल विभाजन हम किसका पढ़ेंगे? तीसरा काल विभाजन पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन पढ़ेंगे। देखिए तीसरा काल विभाजन किसका है? तो तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। ठीक, और लगभग 900 कवियों के को 4 कालखंडों में विभाजित किया। मतलब 900 कवियों के इतिहास ग्रंथ को, देखिए इनका इतिहास ग्रंथ पहले हम समझ लेते हैं कौन सा है। आचार्य शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इनका इतिहास ग्रंथ है। और किस सन में है? 1929 ईस्वी में। ठीक है, 1929 ईस्वी में लगभग 900 कवियों के इतिहास ग्रंथ को 4 काल खंडों में विभाजित किया है। 4 काल खंडों में विभाजित किया है। कौन? शुक्ल जी ने। मतलब लगभग 900 कवियों के इतिहास ग्रंथ को आचार्य शुक्ल जी ने क्या है? 4 कालखंडों में विभाजित किया है। तो आइए उनका क्या है काल विभाजन क्या है उसको हम देखते हैं। तो देखिए पहला इनका जो है काल विभाजन जो है वह कौन सा है? तो पहला इनका काल विभाजन है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल पहला इनका जो है वीर गाथा काल। इसको आप ब्रैकेट में आदि काल लिख सकते हैं। ठीक है, आदि काल। आदि काल इसकी समय सीमा क्या है? संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत। विक्रमी संवत। ठीक, यानी 1050 से 1375 विक्रमी संवत। दूसरा इनका जो काल विभाजन है वह क्या है? पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल है। इसको आप कह लीजिए क्या? भक्ति काल। ठीक, भक्ति काल को आचार्य शुक्ल जी ने क्या कहा? पूर्व मध्य काल का। इसकी समय सीमा संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत। ठीक, उसके बाद फिर इसी में हो जाएगा तीसरा हो जाएगा उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल, इसको कहिए रीतिकाल। ठीक है, रीतिकाल। इसकी समय सीमा है संवत
1700 से 1900 विक्रमी संवत। ठीक, उसके बाद फिर चौथा है गद्य काल। इसको आधुनिक काल। ठीक, संवत 1900 से अब तक। ठीक, ये तो हो गया क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। थोड़ा एक और समझ लीजिए, जैसे संवत को सन बनाना है, सन में बदलना है, तो ये नोट है। ठीक, ये इसको थोड़ा आप समझते जाइए। संवत को सन में बदलना है तो संवत से मतलब संवत से ठीक है ना, 57 घटा देते हैं। ठीक, मतलब संवत में से क्या करते हैं, 57 घटा देते हैं। और अगर सन को संवत में बदलना है, संवत में ठीक बदलना है तो सन में 57 जोड़ देते हैं। ठीक, जैसे आप समझ लीजिए, जैसे ये 1900 है, अब 1900 में ये तो आपका संवत है, जब इसमें से हम 57 घटाएंगे तो क्या आएगा, जो आएगा, मतलब ये संवत है तो इसमें से क्या करेंगे, 57 घटा देंगे, तो जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। ठीक, तो इसको भी आप जानते रहिए। तो हमने देखिए इस क्लास में यानी हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन में हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन उनके इतिहास ग्रंथ के आधार पर पढ़ा है। तो देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, इनका काल विभाजन, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 इनका इतिहास ग्रंथ है। लगभग 900 कवियों के इतिहास, मतलब 900 कवियों के इतिहास ग्रंथ को 4 काल खंडों में विभाजित किया है, जिसमें इन्होंने पहला क्या दिया है, वीर गाथा काल। यानी क्या है, एक बार इसको हम रिपीट करते हैं। पहला वीर गाथा काल, जिसको आदि काल यानी हम कह सकते हैं, यह आचार्य शुक्ल जी ने दोहरा नामकरण से काल विभाजन किया है, जिसकी समय सीमा संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत। दूसरा है पूर्व मध्य काल भक्ति काल, संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत। उसके बाद उत्तर मध्य काल रीति काल, संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत। गद्य काल आधुनिक काल, यानी गद्य काल को आधुनिक काल, संवत 1900 से आज तक। तो अभी हमने काल विभाजन में 3 इतिहासकारों का काल विभाजन पढ़ा है। शेष बचे हुए इतिहासकारों के काल विभाजन अगली क्लास में पढ़ेंगे। और यदि आपको हमारा कुछ पढ़ाया समझ में आ रहा है तो आप हमारे यानी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास करें, कमेंट करें। और हमारे चैनल यानी जो यूट्यूब पर उपलब्ध है आपकी सेवा के लिए, ज्ञान गुरु हिंदी 97 को आप अधिक से अधिक क्या है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। अगली क्लास में